हेलो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट। नेगोशिएशन हिंदी में परक्रामण और असाइनमेंट का मतलब है अभिहस्तांकन। तो अभिहस्तांकन और परक्रामण ये दो चीज़ें हैं। तो नेगोशिएशन क्या है, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की आपको पता है कि दे आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो नेगोशिएशन का मतलब हम जो उनको ट्रांसफ़र से मतलब लेते हैं। तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें जो हमारे राइट्स हैं उनको ट्रांसफ़र करने के दो तरीके हैं कि उसको हम नेगोशिएशन के थ्रू भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि परक्रामण के थ्रू भी, और दूसरी चीज़ जो है वो अभिहस्तांकन यानी कि असाइनमेंट के तौर पर भी जो अपने राइट्स जो है वो दूसरे पर्सन के नाम पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो नेगोशिएशन और असाइनमेंट क्या उनमें डिफरेंस है और किस तरह से जो हम अपने राइट्स ट्रांसफ़र करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले नेगोशिएशन के बारे में जान लेते हैं। नेगोशिएशन, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नेगोशिएशन जो है इसको डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 14 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में। तो उसमें कह रहा है कि व्हेन अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, जैसे आपको डेफिनेशन के टाइम पे भी बताया था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो एक्ट के अंदर डेफिनेशन है, बेसिकली उसमें यही तीन चीज़ें ली जाती हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और मेनली जो है वो चेक को ही कंसिडर किया जाता है। इज ट्रांसफर टू एनी पर्सन, की जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं दे आर ट्रांसफर टू एनी पर्सन। एनी पर्सन मतलब किसी को भी, सो एज टू कंस्टिट्यूट द पर्सन द होल्डर देयर ऑफ, कि किस लिए दिए गए हैं, किस लिए ट्रांसफ़र किए गए हैं, ताकि वो जो पर्सन है उसको उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का यानी कि उस प्रोमिसरी नोट का, उस बिल ऑफ एक्सचेंज का या उस चेक का जो है वो होल्डर बना दिया जाए। इसके लिए जो है उसको अगर ये चीज़ें ट्रांसफ़र की गई हैं तब हम कहेंगे कि द इंस्ट्रूमेंट इज सेट टू बी नेगोशिएटेड, कि अगर जो है वो ट्रांसफ़र की उस प्रोमिसरी नोट की, उस बिल ऑफ एक्सचेंज की या चेक की ट्रांसफ़र जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इसलिए की गई है कि वो जो दूसरा पर्सन है उसको उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर बना दिया जाए, तो हम कहेंगे कि उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, उस इंस्ट्रूमेंट को जो है वो नेगोशिएट कर दिया गया। तो सिंपल से वर्ड्स में जो है वो नेगोशिएशन का मतलब जो है वो एक्ट के अंदर ये बताया गया। तो आपको पता है कि जो भी आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में यानी कि जो उसका ओनर है, जो उसका होल्डर है, उसके पास बेसिकली दो राइट्स होते हैं। एक तो होता है उसके पास राइट टू हैव द लीगल पोजेशन, कि एक तो उसके पास की कानूनी स्वामित्व का अधिकार, कि उसका स्वामित्व जो है उसके पास हो सकता है, जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसको वो लीगली पोजेस कर सकता है यानी कि अपने पास रख सकता है, तो कानूनी स्वामित्व का अधिकार है उसका। दूसरा जो राइट होता है उसके पास राइट टू रिसीव द पेमेंट, कि जो उसमें भुगतान होना है उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, उस भुगतान को प्राप्त करने का अधिकार। तो दो चीज़ें उसके पास हैं कि एक तो राइट टू हैव द लीगल पोजेशन और दूसरा राइट टू रिसीव द पेमेंट, यानी कि कानूनी स्वामित्व का अधिकार और दूसरा उसके ऊपर भुगतान राशि प्राप्त करने का अधिकार जो है उसके पास रहेगा। तो अगर उसने जो है वो अपने उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, यानी कि चाहे वो प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, अगर उसने किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दिया तो उसके ये दोनों राइट्स जो हैं वो दूसरे पर्सन के पास ट्रांसफर हो जाने चाहिए, कि राइट टू पोजेशन भी दूसरे पर्सन के पास चला गया है और राइट टू रिसीव द पेमेंट वो भी जो है वो दूसरे पर्सन के पास चला गया है। और ये साथ में हमें बात ध्यान में रखनी होती है कि ये जो राइट ट्रांसफर होना है दैट इज बिफोर द डेट ऑफ द मेच्योरिटी ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, की जो इंस्ट्रूमेंट की मेच्योरिटी डेट है, परिपक्वता की जो तिथि है उसकी, यानी कि जिस डेट पे उसकी पेमेंट होनी है उससे पहले पहले ही ये जो है आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी और आफ्टर द डेट ऑफ मेच्योरिटी जो है उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, उसको नेगोशिएट नहीं किया जा सकता। तो बिफोर द डेट ऑफ मेच्योरिटी ही ये होना चाहिए। एंड मोस्टली जो है वो दैट नेगोशिएशन शुड बी फॉर सम कंसिडरेशन, कि कोई ना कोई कंसिडरेशन के लिए, किसी ना किसी वैल्यू के वजह से जो है उसकी नेगोशिएशन होनी चाहिए। तो ये जो नेगोशिएशन है इसके कुछ असेंशियल एलिमेंट्स हैं कि एक वैलिड नेगोशिएशन, हम कहें कि जो है वो जो परक्रामण हुआ है, वो नेगोशिएशन हुई है, वो वैलिड है, वो ठीक है, एक वैलिड है, यानी कि वैध परक्रामण के लिए जो है वो कुछ असेंशियल्स हैं, कुछ अनिवार्यता हैं। वो कौन कौन सी अनिवार्यता हैं? तो उसमें कह रहे हैं कि कैन बी डन ओनली बाय द लीगल होल्डर, कि जो उसका लीगल होल्डर है, जो उसके पास कानूनी अधिकार है उसका, वही जो है उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र कर सकता है, वही उसको नेगोशिएट कर सकता है। फॉर एग्जांपल कि कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था, चाहे वो प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, किसी का खो गया, चोर को किसी को खो गया, किसी का खो गया, किसी दूसरे पर्सन को मिल गया, तो वो उसका लीगल ऑनर नहीं है। होल्डर तो है, धारक तो है, बट वो लीगल होल्डर नहीं है, उसके पास उसके राइट्स नहीं है। तो या फिर किसी ने, चोर ने उसको चुरा लिया, तब भी उसके पास जो है वो लीगल राइट्स नहीं है। तो जो उसकी नेगोशिएशन होनी है वो लीगल होल्डर के द्वारा ही होनी है। फॉर एग्जाम्पल कि वो लीगल होल्डर ए है, ए से वो गुम हो गया, बी को मिल गया, तो बी जो है उसका लीगल होल्डर नहीं है। अगर बी सी को नेगोशिएट कर देगा तो जो है वो सी जो बी
जो है उसका लीगल होल्डर नहीं है और सी को वो सही अधिकार नहीं मिल पाएंगे। तो वो एंटाइटल नहीं है बी, क्योंकि उसके पास उसके राइट्स नहीं है। या फिर एक ए के पास मालिकाना हक है, बट एक से जो है वो चुरा लिया बी ने, तो बी के पास उसका मालिकाना हक नहीं है, तो बी उसको एंडोर्स मतलब उसको नेगोशिएट नहीं कर सकता। तो इट शुड बी only by the legal holder. Then it should be must for some consideration कि कुछ ना कुछ consideration के लिए होना चाहिए। वो consideration sufficient है या नहीं है, that is of no matter, कि उसका कोई मैटर नहीं है कि वो कम है, जो भी consideration है वो कम है ज़्यादा है उससे कोई मैटर नहीं है, बट there should be some consideration कि किसी ना किसी consideration के बदले में जो है उसकी negotiation की जानी चाहिए एक valid negotiation के लिए। And one of the important point, बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, ये आपने ध्यान में रखना है कि जो नेगोशिएशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है दैट मस्ट बी बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, कि वो फ्रीली नेगोशिएबल है, जितनी मर्जी बार आप उसको नेगोशिएट कर सकते हैं बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, की जो उसकी मैच्योरिटी डेट है, जो उसकी परिपक्वता की तिथि है, उस डेट से पहले पहले आप उसको जितनी मर्जी बार चाहें उसको नेगोशिएट कर सकते हैं। इन केस कि अगर उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है नेगोशिएशन के लिए, तो हो सकता है कि कई बार जो है वो रिस्ट्रिक्टिव नेगोशिएशन एंडोर्समेंट होती है, तो उस केस में तो उस केस को छोड़ के बाकी सभी केसेस में उसको कितने भी बार नेगोशिएट किया जा सकता है। बट ये ध्यान में रखने वाली बात है कि बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, की जो उसकी परिपक्वता की तिथि है उससे पहले पहले आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जैसे आपको पता है कि जो भी उसमें मेंशन किया होगा प्रोमिसरी नोट में, बिल ऑफ एक्सचेंज में, जितना टाइम पे बाद उसकी मैच्योरिटी होनी है तो उससे पहले पहले आप उसको नेगोशिएट कर सकते हैं। इन केस ऑफ चेक्स पहले वो 6 मंथ्स की वैलिडिटी थी, बट अब जो है वो 1/4/2012 से जो है वो चेंज कर दिया आरबीआई ने अपनी गाइडलाइंस में। अब चेक की वैलिडिटी जो है वो 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, की जो चेक का आपको स्पेसिमेन दिखाया था मैंने अपनी पिछली वीडियो में, चेक वाली वीडियो में, तो उसमें जहाँ पर डेट मेंशन होती है तो दैट इज डेट ऑफ इशू ऑफ चेक। तो उस डेट के 3 महीने तक वो चेक वैलिड रहता है, उसके बाद जो है वो वैध नहीं रहेगा। तो उससे पहले पहले आप उसको नेगोशिएट करना चाहें तो उसकी वैलिडिटी से पहले पहले आप उसको नेगोशिएट कर सकते हैं। देन मेड विद एन इंटेंशन टू ट्रांसफ़र द राइट्स, कि वो जो आपने उसकी नेगोशिएशन की है, मतलब किसी को दिया है, वो ट्रांसफ़र जो आपने की है वो ट्रांसफ़र इसलिए की है कि आपकी एक इंटेंशन है कि जो भी उसमें आपके राइट्स हैं, मतलब कि जो ऑनर है उस लीगल ऑनर के, उस लीगल होल्डर के जो भी राइट्स हैं वो अपने राइट्स दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करना चाहता है, उसकी ये इंटेंशन है, ये इच्छा है। इसको ध्यान में रखते हुए उसने जो है वो उसको दूसरे पर्सन को दिया है, तभी जो है हम कहेंगे कि जो है वो वैलिड नेगोशिएशन है। फॉर एग्जाम्पल कि एक मालिक है, उस मालिक के पास जो है वो बियरर चेक पड़ा है और उसने अपने उस बियरर चेक को जो है वो सर्वेंट को कहा कि इसको सेफ कस्टडी में रख दो, तो सेफ कस्टडी में रखने के लिए उसको दिया है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो वैलिड ट्रांसफ़र नहीं है, वैलिड नेगोशिएशन नहीं है, क्योंकि मास्टर की, ऑनर की, मालिक की कोई भी इच्छा, इंटेंशन वहाँ पर नहीं है कि वो जो बियरर चेक है वो उस मालिक, उस नौकर को दे दिया जाए। तो अगर वो सेफ कस्टडी में रखने के लिए दिया गया है तो फिर उसमें जो है उसको, नौकर को उस पे कोई लीगल राइट नहीं मिलेगा कि वो पेमेंट प्राप्त कर ले। हाँ, दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर जो है वो मालिक जो है उसको कहता है कि ये तेरी जो महीने की सैलरी है वो इस चेक के थ्रू जो है वो उसको ट्रांसफ़र कर दिया या रिवॉर्ड के फॉर्म में दे दिया, सैलरी की फॉर्म में जो है उसको दे दिया है, उसकी सर्विसेज जो है उसके बदले में उसको बियरर चेक प्रोवाइड कर दिया है, तो फिर जो है वो नौकर जो है उस चेक का मालिक बन जाएगा, ऑनर बन जाएगा। अब जो राइट्स हैं वो उस नौकर के पास ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो वो ध्यान में रखने वाली बात है कि जस्ट कि आपने उसकी डिलीवरी दी है तो या उसको दूसरे को हैंड ओवर किया है, तो हैंड ओवर करने से ही जो है वो उसकी नेगोशिएशन कंप्लीट नहीं हो जाती जब तक कि जो ट्रांसफरर है, जिसने वो ट्रांसफ़र किया है, उसकी ये इंटेंशन नहीं है कि वो उसमें जो भी राइट्स हैं वो अपने सभी राइट्स जो है वो दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करना चाहता है, तब तक वो वैलिड नेगोशिएशन नहीं मानी जा सकती। अब जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको कि अब जो है इसमें हम पढ़ेंगे नेगोशिएशन और असाइनमेंट के बारे में। तो जो मोड्स ऑफ ट्रांसफरिंग द राइट्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, की जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे जो राइट्स हैं, मतलब हमारे मतलब कि जो ऑनर है, जो उसका लीगल होल्डर है, उस लीगल होल्डर के पास जो राइट्स हैं, उन राइट्स को ट्रांसफ़र करने के क्या क्या मोड्स हैं, क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या ढंग हैं। तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके हैं हमारे पास, एक बाय नेगोशिएशन है, दूसरा बाय असाइनमेंट है। तो राइट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन आइदर बी ट्रांसफर्ड बाय द वे ऑफ नेगोशिएशन स्टेटेड अंडर सेक्शन, यहाँ 1 नहीं आएगा, ये 14 आएगा आपका, अंडर सेक्शन 14 है आपका, अंडर सेक्शन 14 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, और बाय द मोड ऑफ असाइनमेंट
as stated under section 130 of the Transfer of Property Act 1882. तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 उसके सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग जो है हम अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के राइट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि हम बाय वे ऑफ असाइनमेंट, असाइनमेंट को बताया गया है अंडर सेक्शन 130 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो वो दूसरे एक्ट के अंडर आ गया है असाइनमेंट का केस। तो उसके हिसाब से भी जो है हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि व्हेन अ पर्सन ट्रांसफर्स हिज राइट टू रिसीव द पेमेंट ऑफ अ डेट इज कवर्ड एन असाइनमेंट ऑफ द डेट, कि अगर जो है वो पर्सन ने अपना जो राइट टू रिसीव द पेमेंट ऑफ डेट की किसी उधार की पेमेंट उसको मिलने वाली है और उसने जो है किसी दूसरे के नाम पे वो ट्रांसफ़र कर दिया है, तब हम उसको कहेंगे असाइनमेंट ऑफ डेट दैट इज़ कवर्ड अंडर सेक्शन 130 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो यहाँ पे आपने करेक्शन कर लेनी है, इसको 14 लिखना है आपने, अंडर सेक्शन 14 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 नेगोशिएशन को डिफाइन किया गया है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम जो है वो असाइनमेंट और नेगोशिएशन को सेम कंसीडर कर लेते हैं। तो असाइनमेंट और नेगोशिएशन में क्या डिफरेंस है वो हम पढ़ लेते हैं। तो नेगोशिएशन का मतलब बताया था मैंने आपको, हिंदी में इसको परक्रामण बोलते हैं, और असाइनमेंट को अभिहस्तांकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी हस्तांकन। और नेगोशिएशन का मतलब है परक्रामण। तो मीनिंग क्या, अर्थ के बेस पे अगर हम इसकी डिफरेंशिएशन करना चाहें तो अर्थ क्या है? द ट्रांसफर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट बाय वन पार्टी टू अनदर सो एज टू कंस्टिट्यूट द ट्रांसफरी एज अ होल्डर इज कॉल्ड नेगोशिएशन। जो डेफिनेशन में आपको बताया था कि नेगोशिएशन का मतलब है कि एक पर्सन ने अपना जो है वो इंस्ट्रूमेंट दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिया है, और उसका किस लिए किया है उसने, कि वो दूसरे पर्सन को होल्डर बनाना चाहता है, दूसरे पर्सन को उसका धारक बनाना चाहता है, तो वो जो है वो नेगोशिएशन कहा जाएगा, परक्रामण कहा जाएगा। व्हेन अ पर्सन ट्रांसफर्स हिज राइट टू रिसीव द पेमेंट ऑफ डेट इट इज टर्म्ड एज असाइनमेंट ऑफ डेट। जो भी आपको डेफिनेशन में बताया कि अगर एक पर्सन जो है, जो भी उसको भुगतान प्राप्त करने का अधिकार है किसी ऋण का, जो उसने उधार दिया हुआ था, ऋण दिया हुआ था, उस ऋण को वापस भुगतान को प्राप्त करने का अधिकार जो है अगर वो किसी और दूसरे के नाम पर ट्रांसफ़र कर देता है तो उसको कहते हैं असाइनमेंट ऑफ डेट। फिर एक्ट कौन से अधिनियम के अंदर आते हैं? तो ये जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 14 के अंदर आते हैं, और ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 130 में जो है वो डिफाइन किया गया है। तो ये परक्राम्य पत्र अधिनियम, और ये जो है आपका संपत्ति का हस्तांतरण अधिनियम, उसके अंतर्गत जो है उसको बताया गया। प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन, प्रतिफल की उपस्थिति की प्रतिफल होना चाहिए। तो व्हेन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज नेगोशिएटेड देयर इज प्रिजम्पशन दैट द नेगोशिएशन वाज मेड फॉर कंसिडरेशन। तो जब भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की नेगोशिएशन की जाएगी, ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो ये माना जाएगा, हमारी एक पहले से अजम्पशन रहेगी, अवधारणा रहेगी कि हम ये मान के चलेंगे कि उसमें जो है वो कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, कि किसी न किसी कंसिडरेशन के बदले में, किसी प्रतिफल के बदले में ही जो है वो नेगोशिएशन की गई है। और इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ डेट देयर इज़ नो सच प्रिजम्पशन, कि अगर जो है वो डेट की असाइनमेंट के केस में है तो फिर जो है उसमें ये कोई अजम्पशन नहीं है, पहले से हम ये मान के नहीं चलते कि उसमें जो है वो कोई ना कोई कंसिडरेशन रहा होगा। तो जो ट्रांसफरी है उसको प्रूव करना पड़ेगा। द ट्रांसफरी हैज़ टू प्रूव दैट द ट्रांसफर वॉज मेड फॉर कंसिडरेशन। जो ट्रांसफरी है यानी कि हस्तांतरी है, जिसको वो अधिकार मिला है, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो ट्रांसफर है दैट इज फॉर सम कंसिडरेशन, कि किसी कंसिडरेशन के बदले में जो है ये ट्रांसफर की गई है। देन नोटिस ऑफ ट्रांसफर, हस्तांतरण की सूचना। तो नेगोशिएशन की गई है उसकी इंफॉर्मेशन। नो नोटिस अबाउट नेगोशिएशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज टू बी गिवन टू द पर्सन हु हैज़ टू पे अपॉन द नेगोशिएशन, कि अगर आपने जो है वो नेगोशिएशन की है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अकॉर्डिंग अगर आपने नेगोशिएशन की है, तो उस केस में आपको कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है, कि जिसने उसकी पेमेंट करनी थी उसको आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि जी मैंने ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो इस पर्सन के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया या उसके नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस प्रकार का कोई भी नोटिस देने के लिए आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दे आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो अगर उसको आप मल्टीपल टाइम्स ट्रांसफ़र करते हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ई एफ जी एच, कितनी बार उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो हर बार जो है वो आपको नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, कि आपको कोई भी नोटिस सर्व नहीं करना है कि जिसने उसकी पेमेंट करनी है तो आप उसको बताएं कि जी आपने इसको पेमेंट करनी है, तो ऐसा कोई नोटिस सर्व करने की जरूरत नहीं है। बट इन केस ऑफ असाइनमेंट अ नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू द पर्सन हु इज टू मेक द
पेमेंट। तो जिसने अगर आपने असाइनमेंट के थ्रू जो है वो अपने राइट्स को ट्रांसफ़र किया है, तो उस केस में आपको जो है वो सूचना देनी पड़ेगी कि मतलब जो भी उसका पेयर है, जिसने भी वो भुगतान करता है, उस भुगतानकर्ता को आपको बताना पड़ेगा कि जी मैंने ये जो है वो अपना राइट इस पर्सन के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया है। अब आपने ये जो पेमेंट है, जो ड्यू पेमेंट है, इसको आपने मुझे नहीं करना बल्कि इस पर्सन को करना है। तो ए को नहीं करना है, सी को करना है, डी को करना है, एफ को करना है, जिसके भी नाम पे आपने वो असाइनमेंट की है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जी मेरे को नहीं, इस पर्सन को पेमेंट करनी है। तो वो नोटिस सर्व करना जरूरी आता है। तो हस्तांतरण की सूचना जो है वो नेगोशिएशन में देना जरूरी नहीं है, बट असाइनमेंट में वो सूचना देना जो है वो जरूरी हो जाता है। मैनर ऑफ ट्रांसफर कि किस तरह से जो है वो उसकी नेगोशिएशन की जा सकती है। बियरर इंस्ट्रूमेंट अगर है, बियरर इंस्ट्रूमेंट वाहक पत्र, आपको पता है कि वाहक पत्र बियरर इंस्ट्रूमेंट कि जस्ट बाय डिलीवरी, कि आपने डिलीवर किया, एक ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, तो उसको जो है वो मान लिया जाएगा कि नेगोशिएशन हो गई है। और इन केस की वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, मतलब उसमें आदेश के आदेश पत्र है, यानी कि उसमें लिखा हुआ है कि किस पर्सन को पेमेंट होनी है। क्योंकि बियरर इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि वाहक पत्र में मेंशन नहीं किया होता है कि जो भी उसका होल्डर है वही उसका मालिक है, तो उसमें मेंशन नहीं है किसको पेमेंट होनी है। बट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में मेंशन किया जाता है कि किसको पेमेंट होनी है। तो अगर उसमें मेंशन किया है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, तो उसकी नेगोशिएशन दैट इज बाय वे ऑफ एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, की एंडोर्स भी करना पड़ेगा, पृष्ठांकन भी करना पड़ेगा। पृष्ठांकन का मतलब कि आपको सिग्नेचर करके देने पड़ेंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो नेगोशिएट हो गया, और साथ ही उसकी डिलीवरी, दोनों चीज़ें कंप्लीट होंगी, तभी जो है वो नेगोशिएशन कंप्लीट होगी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के केस में। बियरर इंस्ट्रूमेंट जस्ट बाय डिलीवरी, सिर्फ आपने उसको जो है वो दूसरे को सौंप दिया, सुपुर्दगी दे दी, तो वो ट्रांसफर नेगोशिएशन कंप्लीट। बट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें उसकी सुपुर्दगी भी होनी चाहिए, पृष्ठांकन भी होना चाहिए, एंडोर्समेंट भी होगी और डिलीवरी भी होगी। एंड असाइनमेंट के केस में क्या है कि बोथ बियरर एंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय अ रिटन डॉक्यूमेंट साइंड बाय द ट्रांसफर, कि अगर असाइनमेंट के तौर पे देना है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर आप कर रहे हैं, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंगली क्या है कि आपको जो है, अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी, अपने राइट जो वो दूसरे को ट्रांसफर किए हैं, तो वो दैट मस्ट बी इन राइटिंग, कि वो राइटिंग में होना जरूरी है, चाहे वो बियरर है चाहे वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। तो अगर आपने वो अपना असाइनमेंट जो है वो जो ट्रांसफ़र है उसको असाइनमेंट के तौर पे करना है, तो उसमें जो है वो ट्रांसफरर, जो हस्तांतरण करने वाला है, उसके सिग्नेचर होना जरूरी है, एंड इट मस्ट बी इन राइटिंग, कि वो लिखित में होगा। तो यहाँ पे सिर्फ ऐसे, यहाँ पे तो जैसे बियरर में था कि सिर्फ डिलीवरी से आपका काम चल गया, लिखने की जरूरत नहीं थी, बट यहाँ पे जो है उसका राइटिंग में भी होना जरूरी है। देन स्टैंप ड्यूटी, तो नो स्टैंप ड्यूटी इज टू बी पेड। नेगोशिएशन के केस में क्या है कि वो जो आपका जब इंस्ट्रूमेंट बना था, जैसे आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, तो जब बना था तब तो उसमें स्टैंप ड्यूटी लगती है, बट एट द टाइम ऑफ नेगोशिएशन जो है वो कोई भी स्टैंप ड्यूटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कि आपने जो है वो नेगोशिएट किया, ए ने बी को, सी को, डी को, ई को, तो उस टाइम पे कोई भी जो है स्टैंप ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। बट इन केस ऑफ असाइनमेंट इट रिक्वायर्स पेमेंट ऑफ स्टैंप ड्यूटी, क्योंकि वो जो है वो आप एसेट के तौर पे जो है वो अपनी एसेट के तौर पे अपनी संपत्ति को एक से दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है कि आपको जो है वो स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। एंड लास्ट, ट्रांसफर ऑफ द टाइटल, अधिकार का हस्तांतरण। तो इफ द ट्रांसफरी टेक्स द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, ही गेट्स अ गुड टाइटल इवन इफ द टाइटल ऑफ ट्रांसफर वाज डिफेक्टिव। तो ये आपने ध्यान, आपको होल्डर इन ड्यू कोर्स के टाइम पे भी मैंने बताया था कि जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है उसको कुछ प्रिविलेजेस, कुछ स्पेशल अधिकार जो है वो मिले हुए हैं, कि कुछ कानूनी अधिकार जो है, स्पेशल अधिकार जो है उसको मिले हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स को। तो अगर वो नेगोशिएशन के से जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो अगर ट्रांसफरी जो है वो जो ट्रांसफरी है, जो उस जिसको वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला है, और उसने उसको एज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए क्या होता है कि उसने जो है वो उसको कंसिडरेशन के बदले में और इन गुड फेथ जो है अगर उसको लिया है, तो उसके पास जो है वो एक बेटर टाइटल जो है ट्रांसफरर से भी जो है बेटर टाइटल मिल जाता है, कि इनकेस की ट्रांसफरर का टाइटल डिफेक्टिव है तब भी जो है उसके पास बेटर टाइटल मिल जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया था कि ए के पास वो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर पेमेंट प्राप्त करने का अधिकार है, बट ए से वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बी ने चुरा लिया। अब बी ने चुरा लिया तो उसके पास जो है वो लीगल राइट नहीं है, उसका टाइटल जो है वो डिफेक्टिव हो गया, बट बी ने जो है वो उसको नेगोशिएट कर दिया सी को, और सी ने जो है वो गुड फेथ में बी से ले लिया और उसके बदले में कंसिडरेशन पे किया, और सी के पास ऐसा कोई रीज़न नहीं था जिससे वो शक करता है या उसको डाउट होता है कि जो है वो बी ने उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को चुरा के लिया है और उसका जो टाइटल है वो डिफेक्टिव है। अगर सी के पास ऐसा कोई भी सफिशिएंट रीज़न नहीं है, कारण नहीं है शक करने का, तो और उसने जो है वो गुड फेथ में कंसिडरेशन पे करके उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ले लिया, तो सी के पास बेटर टाइटल आ जाएगा
बी के मुकाबले में। तो बी का टाइटल जो डिफेक्टिव था वो चोर था, बट सी के पास जो है वो बेटर टाइटल आ जाता है। तो ये है नेगोशिएशन के केस में। बट इन केस ऑफ असाइनमेंट, व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट इज असाइंड, द ट्रांसफरी टेक्स द इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट टू द डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ द ट्रांसफरर। कि अगर जो है वो असाइनमेंट के थ्रू जो है उसके राइट्स ट्रांसफ़र किए गए हैं, तब क्या होगा कि जो डिफेक्ट ट्रांसफरर के राइट्स में था, ट्रांसफरर के राइट्स में अगर उसका जो टाइटल डिफेक्टिव है, तो ट्रांसफरी का भी टाइटल जो है वो डिफेक्टिव रहेगा। वो होल्डर इन ड्यू केस कोर्स वाला जो है ऑप्शन या फ़ायदा जो है वो असाइनमेंट के केस में जो है वो ट्रांसफरी को नहीं मिल पाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही है, जिसमें मैंने आपको बता दिया है नेगोशिएशन और नेगोशिएशन के वैलिड होने के लिए क्या क्या एसेंशियल पॉइंट्स हैं, साथ में जो है वो हमारे जो राइट्स हैं उनको हम कैसे, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के राइट्स हैं उनको कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्या मोड्स हैं, क्या तरीके हैं। तो दो तरीके हो गए इसमें, नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट। तो असाइनमेंट जो है वो दूसरे एक्ट में चली जाती है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंडर सेक्शन 130 के अकॉर्डिंग, और नेगोशिएशन जो है वो आपके पास आ जाता है अंडर सेक्शन 14 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो आगे आने वाली वीडियो में हम जो है वो नेगोशिएशन के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे कि कौन नेगोशिएशन कर सकता है, कैसे नेगोशिएशन की जा सकती है, किन किन तरीक़ों से की नेगोशिएशन हो सकती है, तो हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है। ओके, थैंक यू।